अच्छा, एज़मा हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है एयरवे का, सेकेंडरी टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, इसमें पैरोक्सिस्मल एंड रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एयरवेज की। सिम्टम्स क्या होते हैं? कफ, और वो ऑफन बोर्ड्स एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, डिस्निया, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस होती है। साइंस में क्या होगा? एक्सपायरेटरी वीज ऑन ऑस्कल्टेशन हमें नज़र आएगी। डैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एज़मा। एक्सपायरेटरी वीज नज़र आती हैं। ठीक है, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, डिस्निया, कफ, बोर्ड्स एट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, और रिड्यूस पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। ठीक है, आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर्स भी रिड्यूस पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट हो रहा है, तो डैट इज़ एज़मा। ठीक है, एज़मा के रिस्क फैक्टर एंड इटियोलॉजी क्या है कि पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। IgE मीडिएटेड कंडीशन, जिसमें पेशेंट एक्जिमा और एलर्जी के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। मटरनल स्मोकिंग अराउंड द चाइल्ड, नॉट बीइंग ब्रेस्ट फीड, लो बर्थ वेट, हाई एक्सपोजर टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ एलर्जीन, जिसमें पॉलन, पेट्स, कोल्ड एयर, परफ्यूम्स, हाउस डस्ट, माइट्स वगैरह आते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, एग्रीवेटिंग ड्रग्स कौन से? बीटा ब्लॉकर्स, एस्प्रिन एंड एनसेड बैन। ये कभी नहीं देना। बीटा ब्लॉकर्स, एस्प्रिन और एनसेड हम कभी भी एज़मा के पेशेंट में नहीं देते। एज़मा की डायग्नोसिस के लिए हम फ्रैक्शनल एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट कर सकते हैं। लंग फंक्शन टेस्ट में वैसे बहुत इंपॉर्टेंट स्पायरोमेट्री होता है। ब्रोंकोडायलेटर, रिवर्सिबिलिटी स्पायरोमीटर। ठीक है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो वेरिएबिलिटी। ठीक है, और स्पायरोमेट्री हम इज़ द टेस्ट विच मेजर्स द अमाउंट, मतलब वॉल्यूम एंड स्पीड फ्लो ऑफ एयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। ठीक है, ये रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव को डिस्टिंग्विश भी कर सकता है स्पायरोमेट्री। एज़मा में FEE, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, तो FE1 आपको रिड्यूस मिलेगा और FEC नॉर्मल मिलता है। ठीक है, तो FE1 और FEC रेशो लेस देन 70% होते हैं इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में। ठीक है, इट इज़ रिवर्सिबल एंड इम्प्रूव आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर, जबकि इन COPD में इट रिमेन्स लेस देन 70% पोस्ट ब्रोंकोडायलेशन। ठीक है, मैंने वहाँ पे उल्टा बोल दिया था। ब्रोंकोडायलेटर पर एज़मा रिवर्स हो जाता है, जबकि COPD में रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, तो बाकी ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। डायग्नोसिस अब हमारे पास है कि 35 ईयर ओल्ड है, नॉन स्मोकिंग मैन है, क्रॉनिक कफ है, ऑल इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडिंग स्पायरोमेट्री अनरिमार्केबल है। 6 वीक कोर्स ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैज़ इम्प्रूव हिज सिम्टम्स। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो डैट इज़ द केस ऑफ एज़मा। हो सकता है उसको कोई एटोपी वगैरह हुई हो। ठीक है, तो 6 वीक का उसने कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी ली और उसको क्या हुआ? फ़ायदा हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ एज़मा नाइस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। पहले हम स्टेप 1 से पूरा स्टेप 5 तक चलते हैं। ये शॉर्ट एक्टिंग, पहले हम बीटा 2 एगोनिस्ट यानी सबा से स्टार्ट करते हैं, सैल्ब्यूटामोल आ जाता है। ठीक है, फिर भी फ़ायदा नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं? साबा प्लस लो डोज जो है वो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जिसमें सैल्ब्यूटामोल प्लस बेक्लामिथासोन आ जाता है। ठीक है, इससे भी फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर हम साबा प्लस लो डोज ICS के साथ ऐड कर देते हैं ल्यूकोट्राइन एंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट LTRA, जिसमें सैल्ब्यूटामोल, बेक्लोमिथासोन और मोंटेल्यूकास्ट आ जाता है। ठीक है, फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ तो आप सबा के साथ ICS प्लस जो है वो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्लस लॉन्ग एक्टिंग जो है वो ब्रोंको बीटा एगोनिस्ट ऐड करते हो, जिसमें सैल्ब्यूटामोल, बेक्लोमिथासोन और सैलमिट्रोल। सैलमिट्रोल इज़ द लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, मिट्रोल आ रहा है ना, मिट्रोल से याद रखना, लॉन्ग एक्टिंग है ये, और प्लस मोंटेल्यूकास्ट आप ऐड करते हो। ठीक है, फिर भी फ़ायदा नहीं होता है तो आप एंड में थियोफाइलिन ऐड कर देते हो इन सब ड्रग्स के साथ, या फिर स्पेशलिस्ट को रिफ़र कर देते हो। तो मोस्टली हम नाइस गाइडलाइन ही फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा एक्सरबेशन इन चिल्ड्रन कैसे करते हैं? ऑक्सीजन प्लस साल्ब्यूटामोल इनहेलर नेबुलाइज़र हम देते हैं।
ठीक है, बैक टू बैक, और उसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ऐड कर देते हैं इफ़ नीडेड, ठीक है, क्योंकि सैल्ब्यूटामोल और इप्राट्रोपियम को मिक्स किया जाता है और रिपीट किया जाता है। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड किया जाता है जिसमें ओरल प्रेडनिसोलोन आ जाता है विच इज़ लिक्विड और डायपर्सिबल टैबलेट्स, और आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन अगर मेडिकेशंस वो स्वेलो नहीं कर पा रहा तो इफ़ स्टिल नॉट बेटर तो हम आईवी सैल्ब्यूटामोल की तरफ जाते हैं, फिर भी नहीं फ़ायदा हो रहा आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देते, फिर भी नहीं हो रहा तो आईवी अमाइनोफाइलिन देते हैं। इफ़ चाइल्ड डेवलप dyspnea, tachycardia and drowsiness, required ABGs to rule out respiratory acidosis. मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा एक्सर्बेशन इन अडल्ट कैसे किया जाता है? ऑक्सीजन दी जाती है, सैल्ब्यूटामोल वही 5 mg नेबुलाइज़र या फिर टर्ब्यूटालाइन नेबुलाइज़र दिया था। यहाँ पे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया था, ओरल प्रेडनिसोलोन 40 से 50 mg और आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg इफ़ कैन नॉट स्वेलो। इफ़ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग है, स्टिल कैन नॉट बी बेटर, तो आप सैल्ब्यूटामोल नेबुलाइज़र एवरी 15 मिनट्स प्लस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आप उस नेबुलाइज़र में ऐड करोगे और फिर सिंगल डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आईवी दोगे ओवर 20 मिनट। अगर पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है तो हमें सैल्ब्यूटामोल एवरी 4 आवरली देना है और प्रेडनिसोलोन 40 से 50 mg फॉर 5 डेज़ देना है। तो ऑक्सीजन पहले देना है, फिर सैल्ब्यूटामोल नेबुलाइज़र देना है एडल्ट में, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है, ओरल प्रेडनिसोलोन देना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में ओरल प्रेडनिसोलोन आ जाता है और एक आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन आ जाता है। अगर पेशेंट स्वेलो नहीं कर पा रहा तो ओरल प्रेडनिसोलोन नहीं देंगे, आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो सैल्ब्यूटामोल नेबुलाइज़र में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड मिला देंगे और फिर हम क्या करेंगे, सिंगल शॉट देंगे मैग्नीशियम सल्फेट का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट के यूज़ से पेशेंट को क्या हो सकता है, एक्लेम्सिया हो सकता है, सीजर्स डेवलप हो। सीजर्स में हम देते हैं पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टॉर्सिडी पॉइंटीज़ में हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टरी एस्थमा एक्सर्बेशन विच नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टेप 1 to 4, ठीक है। हाउस कीपिंग है, व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड फॉर क्लीनिंग अ स्पेसर डिवाइस? वंस अ मंथ आपको वॉश करना है विद सोपी वाटर एंड अलाउ टू एयर ड्राई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फीचर्स ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा जो होता है जिसमें एक्यूट एक्सर्बेशन हम बोलते हैं, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस विद ड्राउजीनेस, चेस्ट साइलेंट हो जाता है, अरिदमिया हो जाता है, पुअर रेस्पिरेटरी इफर्ट, साइनोसिस होती है, एग्जॉस्शन, हाइपोटेंशन, ठीक है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट लेस देन 33% हो जाता है और पीक पार्शियल ऑक्सीजन लेस देन 8 kPa हो जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 92% हो जाता है और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रहता है। दैट इज़ द केस जो आपको बताएगा कि लाइफ और पुअर रेस्पिरेटरी इफर्ट, दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। फिर लंग कैंसर है हमारे पास, तो स्मॉल लंग कैंसर होते हैं। स्मॉल लंग कैंसर क्या करवाता है, सियार्ड करवाता है। सियार्ड इज़ द सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसमें पेशेंट जो है सियार्ड के अंदर एस से याद रखना, लो सीरम सोडियम, ठीक है। सियार्ड इज़ ऑल फॉर एल, लो सीरम सोडियम, लो सीरम ऑस्मोलैलिटी बट हाई यूरिन ऑस्मोलैलिटी, ठीक है। कम्प्लीटली अपोजिट टू डायबिटीज़ इंसिपिडियस जिसमें हाई सीरम सोडियम होता है, ठीक है, और हाई सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है और लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी होती है। वांट टू सस्पेक्ट लंग कैंसर, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग होगी, एल्डरली, हिमोप्टाइसिस, वेट लॉस, क्रॉनिक कफ, डेट इंडिकेट लंग कैंसर। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे होगा, टू कंफर्म डायग्नोसिस हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं और उसके ज़रिए हम हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन निकालते हैं और बायोप्सी करते हैं उनकी। तो लंग कैंसर अगर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है तो हिस्टोपैथोलॉजी पर आपको लार्ज पॉलीगोनल सेल्स विद केराटिन पल्स एंड ब्रिजेस नज़र आएंगे, ठीक है। और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज़ मोर कॉमन इन स्मोकर्स और लंग्स एडिनो कार्सिनोमा इज़ मोर कॉमनली सीन इन नॉन स्मोकर्स, ठीक है। और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं।
उसके बाद पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इन लंग कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या क्या करवा सकता है, CRD करवा सकता है जिसमें हाइपोनेट्रीमिया होता है पेशेंट को, ठीक है। ACTH नॉन टिपिकल हाइपरटेंशन होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपोकैलीमिया होता है ACTH के अंदर, अल्कालोसिस होती है, ठीक है। उसके अलावा मसल वीकनेस होती है, सही। फिर लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम भी करवा सकता है, सेम प्रेजेंटेशन एज मायस्थेनिया ग्रेविस, बट इसमें लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में आपको रिफ्लेक्सेस एब्सेंट मिलेंगे या फिर एक्सरसाइज के बाद बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। और स्ट्रेंथन पावर ऑफ मसल्स आफ्टर रिपीटेड टेस्ट इंक्रीज हो जाता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का क्या है कि हाइपरकैल्सीमिया करवाता है, सिंपली ये, ठीक है। जबकि स्मॉल सेल लंग कैंसर कोई हाइपर कैल्सीमिया नहीं करवा रहा था, सिर्फ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा करवाता है। तो उसके अलावा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन सिक्रीशन करवाता है, क्लबिंग होती है, इसमें हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ओस्टियोआर्थ्रोपैथी देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू एक्टोपिक थायरॉयड फंक्शनल हार्मोन रिलीज होने की वजह से, ठीक है। डायग्नोसिस है, अब यहाँ अ मैन विथ लंग कैंसर प्रेजेंट विथ अ नंबर ऑफ नॉन मेटास्टेटिक सिस्टमिक सिम्टम, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। फिर हमारे पास COPD का केस आ जाता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।